हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडी सागर, योर फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर 1। और जो टॉपिक है मेरा स्टूडेंट्स आज का वो है डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक के रिलेटेड आपकी जो भी कन्फ्यूजन है वो आज के लेक्चर में सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगी। आपने समझना है कि डायमेंशन है क्या, हम डायमेंशन लेते क्यों हैं, और इसके एडवांटेज क्या है और इसकी लिमिटेशंस क्या है। तो ये है मेरा आज का लेक्चर। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप क्लास रूम में बैठते हैं, मैं आपसे पूछता हूँ इस रूम की डायमेंशन क्या है। मतलब मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ इस रूम की लेंथ कितनी है, इसकी वेड्थ कितनी है और इसकी हाइट कितनी है। ठीक है, तो ये उसकी क्या आ जाती है, डायमेंशन आ जाती है। इसी तरह कोई अगर बॉडी होता है स्टूडेंट्स, उसकी डायमेंशन के बारे में पूछता हूँ, इट्स मीन के मैं उसकी मैथ पूछ रहा हूँ, उस बॉडी का टेम्परेचर पूछ रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये आपके पास जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जैसा कि लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, या किसी कंडक्टर वायर में से करंट कितना पास हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट, ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको हम मेजरमेंट करते हैं उनकी लेंथ से, मास से, टाइम से, टेम्परेचर से, इलेक्ट्रिक करंट से, तो ये दीज प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड डायमेंशंस। ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज है ना, जो लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट है, दीज प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड डायमेंशंस। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है मैंने, द मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज स्टूडेंट्स आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा हुआ है। फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? ऑल द मेजरेबल क्वांटिटीज व्हिच आर मेजरेबल आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर है कि द मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज सच एज, जैसा कि लेंथ है, टाइम है, टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट है, और कॉल्ड डायमेंशंस। इसे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? डायमेंशंस कहते हैं। अब देखिए लिखा है डायमेंशंस डील विद द क्वालिटेटिव नेचर ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो आपके पास डायमेंशन है ना, बेसिकली ये किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की क्वालिटेटिव नेचर बताती है, उसकी क्वालिटी के बारे में बताती है, उसकी मैग्नीट्यूड नहीं, क्वांटिटेटिव नहीं, क्वालिटेटिव नेचर बताती है। मैं अब देखिए इन टर्म ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको स्टार्ट से बेसिक कंसेप्ट से स्टार्ट करता हूं कि डायमेंशंस को हम कैसे लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है जो डायमेंशंस हैं, जैसा कि आपके पास मैं कहता हूं, आप लेंथ है आपके पास, और रेडियस है आपके पास, हाइट है, और इसी तरह आपके पास वेड्थ है या वेव लेंथ हो। ठीक है, क्या लिखा है यहां पर? वेव लेंथ, वेव लेंथ। ओके, अब देखिए स्टूडेंट, आपने माइंड में रखना है जिस क्वांटिटी की, जिस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन आपने निकालनी है, जैसा कि आपके पास लेंथ, रेडियस, हाइट है, वेड्थ है, वेव लेंथ है, जिस क्वांटिटी का भी स्टूडेंट्स आपके पास यूनिट मीटर हो, जो भी आप देखें, चेक करें, लेंथ मीटर में है, रेडियस मीटर में है, वेड्थ मीटर में है, हाइट मीटर में होती है, वेवलेंथ भी क्या होती है, मीटर में है। इसी तरह आपके पास डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, तो जो भी क्वांटिटी जिसका यूनिट मीटर होगा स्टूडेंट्स, आपने माइंड में रखना है उसकी डायमेंशन कैपिटल एल से होगी। ठीक हो गया? आप देखें स्टूडेंट्स, मैं इनकी डायमेंशन क्या लिखता हूं, कैपिटल एल। तो स्टूडेंट्स, ये आपने माइंड में रखना है कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी हो जिसका यूनिट क्या हो, मीटर हो, तो उसकी डायमेंशन आप क्या लिखेंगे, कैपिटल अल्फाबेट। और याद रखें, डायमेंशन को स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करते हैं, उस सिंबल को आपने स्क्वायर ब्रैकेट में डालना है, डायमेंशन को स्क्वायर ब्रैकेट में ही लिखना है आपने। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये सारी क्वांटिटीज, इसके अलावा कोई और भी क्वांटिटी अगर आती है आपको माइंड में जिसका यूनिट मीटर हो, तो उसकी डायमेंशन कैपिटल एल होगी। इसी तरह अगर आपके पास कहीं पर मैस आती है तो मैस की डायमेंशन कैपिटल एम और स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करेंगे। इस तरह स्टूडेंट्स, आपके पास अगर टाइम है तो उसकी डायमेंशन कैपिटल टी और उसको स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करेंगे। ये बेसिक क्वांटिटी आपको बताई हैं जो ज्यादातर यूज होती हैं, यही वाली, इन्हीं की हेल्प से हम क्या करते हैं, डायमेंशंस को निकालते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, बेसिक चीजों से मैं स्टार्ट करता हूं डायमेंशन निकालना। अगर स्टूडेंट्स मैं आपसे कहता हूं कि आप डायमेंशन फाइंड आउट करें किसकी, वेलोसिटी की, तो आप वेलोसिटी की डायमेंशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखें, ये है वेलोसिटी। तो जिस भी क्वांटिटी की स्टूडेंट्स आपने डायमेंशन निकालनी हो तो आपने उसका क्या करना है, फार्मूला अप्लाई कर लेना है। ठीक है, क्या करना है आपने,
फार्मूला अप्लाई करना है उस क्वांटिटी का। अब वेलोसिटी की मैं कह रहा हूं डायमेंशन निकालें, तो वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, ये फार्मूला है वेलोसिटी का। अब देखें स्टूडेंट्स, वेलोसिटी की डायमेंशन जो है मेरे पास क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या बताया आपको, मीटर। आप चेक करें यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है, इस सब क्वांटिटीज का जिनका यूनिट मीटर होता है उसकी डायमेंशन कैपिटल एल। तो डिस्प्लेसमेंट की जगह पर कैपिटल एल लिख दूंगा, नीचे टाइम है उसका कैपिटल टी। तो नेक्स्ट स्टेप में एल टी माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि टी ऊपर जाकर इसका इनवर्स बनना है। तो एल टी माइनस इनवर्स, ये वेलोसिटी हो स्पीड हो, उसकी डायमेंशन एल टी माइनस 1 आ जाएगी। क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक स्टेप आगे चलते हैं हम। मैं कहता हूं डायमेंशन आप एक्सेलरेशन की निकालें, तो आपने क्या करना है, एक्सेलरेशन का फार्मूला अप्लाई करना है। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी ओवर टाइम, यही होता है ना आपके पास, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम होता है आपके पास, यहां पे लिख लें चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास चेंज इन वेलोसिटी हो या वेलोसिटी हो, एक ही बात है, आपके पास डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन के लिए एक ही आप कंसीडर करेंगे, वेलोसिटी कंसीडर करेंगे इसको। अब देखिए स्टूडेंट्स, चेंज इन वेलोसिटी या वेलोसिटी हो तो डायमेंशन क्या होती है वेलोसिटी की, आप फाइंड आउट कर चुके हैं। तो वेलोसिटी की डायमेंशन एल टी माइनस 1 ओवर टाइम है, टाइम की डायमेंशन कैपिटल टी, जैसा कि यहां पर भी हमने टी पुट किया। अब देखिए स्टूडेंट्स, एल टी माइनस 1 ये वाला, और ये प्लस टी है, इसकी पावर प्लस 1 है, ऊपर जाकर माइनस 1 होगी, तो ये आपके पास माइनस 1 यूं हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों टी है, इनकी बेसिस मैं सेम लेता हूं, इसकी पावर प्लस 1 है, ऊपर जाकर माइनस 1 हो जाएगी। तो ये आपके पास डायमेंशन एल टी माइनस 2 आ जाएगी। क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसी तरह ये तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन आ गई, इसी तरह मैं कहता हूं फोर्स की डायमेंशन फाइंड आउट करें। तो फोर्स की डायमेंशन क्या होगी, जैसा कि आपको बताया, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की आपने डायमेंशन निकालनी हो तो आप क्या करते हैं, उसका फार्मूला अप्लाई करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, फार्मूला फोर्स का क्या है, F इज इक्वल टू एम ए। तो इस केस में आपके पास मैस क्या है, कैपिटल एम, ये पुट कर दें आप यहां पर, स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर दें। और एक्सेलरेशन की डायमेंशन कितनी है, ये आ चुकी है एल टी माइनस 2। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास क्या बन जाएगी डायमेंशन फोर्स की, एम एल टी की माइनस 2। ठीक है, ये डायमेंशन आ जाएगी। क्लियर हुआ। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये एम एल टी की माइनस 2 फोर्स की डायमेंशन आ गई। इसी तरह स्टूडेंट्स, आपके पास अगर एरिया है, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, एरिया की डायमेंशन लेंथ इंटू विड्थ, फार्मूला लिखेंगे पहले। तो लेंथ मीटर में यूनिट होता है तो कैपिटल एल, विड्थ भी इसका भी यूनिट मीटर है तो कैपिटल एल। ठीक है, तो आप इनको मल्टीपल करेंगे तो ये आपके पास एरिया की डायमेंशन एल का स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स, आपके पास वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का फार्मूला लेंथ विड्थ इनटू हाइट होता है। तो ये इन सब की क्वांटिटीज की लेंथ का, विड्थ का, हाइट का जो यूनिट है वो क्या है, मीटर है। तो यूनिट की इनकी जिनका यूनिट मीटर हो उसकी डायमेंशन कैपिटल एल। तो यहां पर भी एल लिखूंगा, ये एल आ जाएगी विड्थ की जगह पर भी, हाइट की जगह पर भी एल डायमेंशन। तो ये आपके पास एल का क्यूब आ जाएगा। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स, इस तरह आप क्या निकालते हैं, डायमेंशंस निकालते हैं। किसी भी क्वांटिटी की अगर आपको डायमेंशन कही जाती है तो आपने सबसे पहला काम क्या करना होगा, उसका फार्मूला लिखना होगा। फिर आपने क्या करना होगा, उसके अंदर डायमेंशंस पुट करनी होंगी, जो जो फिजिकल क्वांटिटी उसमें आ रही हैं उनकी डायमेंशन पुट करते जानी है। तो और फिर बेसिस सेम लेंगे, आपके पास रिक्वायर्ड डायमेंशन आ जाएगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास जो डायमेंशन एनालिसिस है इसके एडवांटेज क्या हैं। अब मैं यहां पे लिखता हूं इसके एडवांटेजेस। पहला एडवांटेज इसका क्या है, नंबर 1, होमोजेनिटी ऑफ फिजिकल इक्वेशन, ऑफ होमोजेनिटी ऑफ फिजिकल इक्वेशन। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस डायमेंशन एनालिसिस से हम चेक कर लेते हैं होमोजेनिटी ऑफ फिजिकल इक्वेशन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स, कोई भी इक्वेशन हो, कोई भी फिजिकल इक्वेशन हो,
उसकी दो साइड होती है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, फिर उसको हम इक्वेशन कहते हैं ना। तो आपने क्या करना होगा, आपने लेफ्ट साइड की भी डायमेंशन निकालनी है, राइट साइड की भी। अगर दोनों साइड्स पर डायमेंशन सेम आ जाए, इट्स मीन कि वो फिजिकल इक्वेशन करेक्ट है। जब वो फिजिकल इक्वेशन करेक्ट होगी, हम कहेंगे इसके अंदर होमोजेनिटी है, ये करेक्ट इक्वेशन है। अगर दोनों साइड्स की कोई भी इक्वेशन आप लिखते हैं, अगर दोनों साइड की डायमेंशन डिफरेंट आती है, इसका मतलब है कोई एक साइड में कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है, जिसकी वजह से उनकी दोनों साइड की डायमेंशन सेम नहीं आ रही, तो वो इक्वेशन क्या होगी, नॉन होमोजेनस होगी। ठीक है, तो जरूरी है आप कोई भी फिजिकल इक्वेशन हो, आप कोई भी इक्वेशन लिखते हैं, फर्स्ट इक्वेशन लिखें, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, या कोई भी आपके पास फार्मूला है, फोर्स का है, वेलोसिटी का है, एक्सेलरेशन का है, अगर दोनों साइड्स की डायमेंशन, कोई भी इक्वेशन हो, उनकी दोनों साइड्स की डायमेंशन सेम नहीं आती, इसका मतलब है वो इक्वेशन गलत है, इनकरेक्ट है। क्लियर। अब हम चेक करते हैं स्टूडेंट्स, होमोजेनिटी ऑफ फिजिकल इक्वेशन चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मैं एग्जांपल देता हूँ, लेट अ कार मूव फ्रॉम रेस्ट लिखता हूँ कि, या पहले इसको लिख देता हूँ कि ये किस लिए यूज करते हैं। आप लिखें करेक्टनेस ऑफ एन फिजिकल इक्वेशन शोविंग दैट dimensions of its both sides are same। जब किसी फिजिकल इक्वेशन की दोनों साइड्स की डायमेंशन सेम है, इसका मतलब है वो इक्वेशन होमोजेनस है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर मैं एग्जांपल देता हूं, लेट अ कार मूव्स फ्रॉम रेस्ट। ठीक हो गया। रेस्ट का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। मूव फ्रॉम रेस्ट, जब कार रेस्ट से मोशन में आती है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या लेते हैं हम, जीरो। देन कवर डिस्टेंस एस इन टाइम टी। ठीक हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, इक्वेशन हम कौन सी अप्लाई करते हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं इसके ऊपर। तो इस केस में आपके पास S इज इक्वल टू क्या बनता है, वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब क्योंकि इसमें आपके पास इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी की जगह पे जीरो पुट करेंगे, तो ये तो पॉइंट आपके पास जीरो हो जाएगा। देखें, जीरो मल्टीपल टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर, तो S इज इक्वल टू जीरो, ये जीरो हो जाएगा, जीरो मल्टीपल टी जीरो, खत्म हो गई ये टर्म। आपके पास क्या बचेगा, 1 प्लस ए टी का स्क्वायर, क्योंकि जीरो प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर, तो 1/2 ए टी का स्क्वायर रहेगा। इसके अंदर अगर आप डायमेंशन पुट करें, डिस्टेंस की डायमेंशन, क्योंकि डिस्टेंस का यूनिट मीटर है, तो कैपिटल एल आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, जो नंबर होते हैं 1 2 3 4, नंबर जितने भी हैं 1 से लेकर 9 तक, ये डायमेंशन लेस है, इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती, इन नंबर की कोई डायमेंशन नहीं है। अगर कोई ऐसी क्वांटिटी हो दैट इज अ रेशियो ऑफ द सिमिलर क्वांटिटीज, तो उस वो भी क्या होगी, डायमेंशन लेस होगी। अगर देखिए आपके पास, मैं कहता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो कि आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है स्टूडेंट्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो आपको समझाता हूँ। देखें, उसका फार्मूला था n इज इक्वल टू सी ओवर वी। ऊपर स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम, और नीचे क्या है, स्पीड ऑफ द लाइट इन द मीडियम। ऊपर भी स्पीड है, नीचे भी स्पीड है, तो दोनों की डायमेंशन क्या होगी, सेम, कैंसिल आउट हो जाएगी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, यूनिट लेस हो जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा, क्योंकि इसका यूनिट भी नहीं होगा, इसकी डायमेंशन भी नहीं होगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी नंबर हो, 1/2 हो, 1 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर हो, ये डायमेंशन लेस होते हैं, इनको डायमेंशन में लिखते भी नहीं है, तो यहां पर इसको मैं छोड़ दूंगा, ये डायमेंशन लेस है। तो एक्सेलरेशन की आपने पढ़ी हुई है LT-2, जो कि यहां पर मैंने डेरिवेट भी कराई है। एक्सेलरेशन की डायमेंशन LT-2 लिख देंगे, साथ टाइम है कैपिटल T, ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर डाल देंगे। अब आप देखें LT-2, और ये कितना हो जाएगा, T का स्क्वायर। अगर देखें स्टूडेंट्स, इनको मैं सेम उसमें लेता हूं ब्रैकेट में, तो ये मेरे पास क्योंकि मल्टीपल हो रहे हैं, तो आपके पास इस और इसकी बेस सेम है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो T-2 इसका प्लस 2 इसका, तो ये आपके पास -2 + 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, T की पावर 0, और जिसकी पावर 0 हो वो 1 के इक्वल आ जाता है, कोई अल्फाबेट हो या नंबर हो,
जिसकी पावर 0 हो वो 1 के इक्वल होता है। तो देखें -2 प्लस 2 कैंसिल आउट होकर t की पावर 0, तो ये देखें आप यहाँ पर L ब्रैकेट इज इक्वल टू LT 0 हो जाएगा और t की पावर 0 ये किस इक्वल है 1 के। तो आप चेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स दोनों साइड की डायमेंशन सेम आ गई है। क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट्स जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर कार रेस्ट से मूव कर रही हो, आप देखिए चाहे आप VIT भी पुट कर दें तब भी डायमेंशन क्या आएगी सेम आएगी, इसको 0 पुट ना भी करें। अब मैं चेक करता हूँ, देखें स्टूडेंट्स मैं पूरी इक्वेशन ही देता हूँ यहाँ पर S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT का स्क्वायर। तो इस केस में आप डायमेंशन पुट करें अगर आप, तो आपके पास इसकी L आ जाएगी। वेलोसिटी क्या है आपके पास LT -1 और टाइम क्या है आपके पास T प्लस 1/2 की डायमेंशन पुट नहीं करेंगे क्योंकि वो यूनिट डायमेंशन लेस है आपके पास 1/2। तो साथ एक्सेलरेशन है LT -2 और टाइम है उसकी T का स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि टाइम की कैपिटल T होता है और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड पर T है ना, सॉरी लेफ्ट साइड पर देखिए स्टूडेंट्स L है, डिस्टेंस है उसकी डायमेंशन कैपिटल L, LT -1 ये प्लस इसकी पावर क्या है +1, कुछ पावर ना हो तो +1 होती है, +1 -1 कैंसिल हो जाएंगे, t की पावर 0 तो आपके पास वो 1 की इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर L बचेगा। ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या किया -1 इसकी +1 इसके ऊपर आएगी जब बेसेस सेम लेंगे, इसकी -1 इसकी +1 तो t की पावर 0 वो 1 की इक्वल हो जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ पर आप आए तो ये आपके पास यहाँ पर भी L बचेगा, कैसे इसकी -2 ये +2 क्योंकि इनकी बेसेस भी सेम लेंगे आप मल्टीपल हो रहे हैं बेसेस सेम। तो यहाँ पर आपके पास -2 + 2 आ जाएगा एक t के ऊपर, -2 + 2 0 के इक्वल हो जाएगा तो t की पावर 0 1 तो आपके पास L बचेगा। तो स्टूडेंट्स इन दोनों को अगर ऐड करें तो 2L। अब क्योंकि स्टूडेंट्स आपके पास जो 2 है ये तो डायमेंशन लेस है तो इस साइड पर भी L है इस साइड पर भी L है, दोनों साइड की डायमेंशन सेम आ गई, इट्स मीन के इक्वेशन क्या है होमोजेनस है। अब जो है स्टूडेंट्स हम इसका सेकंड एडवांटेज देखते हैं। सेकंड एडवांटेज क्या है डेरिवेशन ऑफ अ फार्मूला। अब यहां पर मैं लिखता हूं डेरिवेशन ऑफ अ फार्मूला। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स के डायमेंशन एनालिसिस से हम कैसे फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। अब देखिए सपोज मैं कहता हूं कि टू डिराइव द फार्मूला ऑफ centripetal force which keep the body to move in a circle of radius r with uniform velocity v, with uniform velocity v। अब देखें स्टूडेंट्स यहां पर मैंने क्या लिखा, यहां पर लिखा which keep the body, यहां पर लिखें of mass m लिख दें आप। ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स फिर से मैं रीड करता हूं, यहां पे लिखा हुआ है टू डिराइव अ फार्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स which keep the body of a mass m to move in a circle of radius r with uniform velocity v। अब स्टूडेंट्स इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला ड्राइव करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड किस पे करती है, देखें मैं यहां पे लिखता हूं सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड्स अपॉन, आप चेक करें स्टूडेंट्स डिपेंड किस पे कर रही है मैस m पर, मैस m रेडियस r एंड इसके बाद जो है आपके पास क्या है वेलोसिटी v एंड वेलोसिटी v। तो अब देखिए स्टूडेंट्स इसका फार्मूला हमारे पास क्या आएगा, तो यहां पर इस साइड को मैं रेज कर देता हूं। आप देखें चेक करें स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ जाएगा
सेंट्रीपिटल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब फोर्स जो है सेंट्रीपिटल फोर्स है वो मैस पर, रेडियस के ऊपर, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है। तो क्या लिखूंगा मैं, F इज इक्वल टू एम वी आर, मैस हो गई, वेलोसिटी हो गई, रेडियस हो गया। क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट्स इसके ऊपर मैं क्या लिखता हूँ, F इज इक्वल टू, पहले लिखता हूँ प्रोपोर्शनल की जगह पर इक्वल और कांस्टेंट, और साथ क्या लिखता हूं, एम वी और आर। कांस्टेंट को स्टूडेंट्स यहां पर मैं किस इक्वल कर देता हूं, 1 के। तो मेरे पास F इज इक्वल टू क्या बनेगा, एम वी आर, और इनके ऊपर अल्फाबेट्स लिख देता हूं ए बी सी। इसको इक्वेशन क्या कह देता हूं स्टूडेंट्स, 1। अब देखिए स्टूडेंट्स मैं क्या करता हूं, दोनों साइड्स के ऊपर डायमेंशन लिखता हूं मैं, क्योंकि मैंने क्या करना है स्टूडेंट्स, डिराइव करना है फार्मूला किसका, सेंट्रीपिटल फोर्स का, वो भी बाय डायमेंशन एनालिसिस। तो देखिए स्टूडेंट्स मैं फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, जैसे कि पहले ड्राइव की मैंने एल टी माइनस 2। अब देखिए नेक्स्ट राइट साइड पर मैस की कैपिटल एम और ऊपर पावर कितनी है ए, वेलोसिटी एल टी माइनस 1 और ऊपर पावर कितनी है बी, और रेडियस इसकी डायमेंशन एल होती है क्योंकि इसका यूनिट मीटर है, तो एल होती है, इसकी पावर कितनी है सी। क्लियर हो गया। अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में, ये मेरे पास एम एल टी की -2 इज इक्वल टू एम की पावर ए। अब यहां पर देखें नेक्स्ट साथ एल की पावर क्या आएगी बी, और टी की पावर -b आ जाएगी क्योंकि बी होल है, तो इसके ऊपर भी आएगा, इसके ऊपर भी आएगा, और साथ वाली ब्रैकेट में एल की पावर सी आ जाएगी। अब देखिए स्टूडेंट्स हम इस साइड पर बेसिस सेम कर लेते हैं, एम एल टी की -2। राइट साइड पर देखिए स्टूडेंट्स m की पावर a है, कोई और m नहीं है यहाँ पर, तो m की पावर a रह जाएगी। l चेक करें स्टूडेंट्स, इसकी पावर b है और इस l की c है, तो आप क्या लिखेंगे b प्लस c, क्योंकि बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाती हैं। और फिर इसके बाद t जो है उसकी पावर -b है, आप इनको एक ही ब्रैकेट में डाल दें। अब देखिए स्टूडेंट्स इसके बाद नेक्स्ट आप क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इनकी पावर को कंपेयर करते हैं। अब यहां पे लिखता हूं बाई कंपेयरिंग, ठीक है, बाई कंपेयरिंग एक्सपोनेंट ऑफ m की पावर्स कंपेयर करें। इस साइड पर m की पावर कुछ नहीं है तो 1, तो यहां पर 1 लिखेंगे, इस साइड पर m की पावर a है तो a आ जाएगा। तो आप चेक करें स्टूडेंट्स a इज इक्वल टू 1 आ गया। इसके बाद m की पावर के बाद हम किसकी पावर कंपेयर करते हैं, t की कर लेते हैं, क्योंकि t में आपके पास एक -b है, तो इस साइड पे क्या है -2, इसके इक्वल आ जाएगा। मैं लिखता हूं बाई कंपेयरिंग पावर ऑफ, पावर भी लिख सकते हैं या एक्सपोनेंट भी लिख सकते हैं आप, एक्सपोनेंट ऑफ t। तो स्टूडेंट्स आपके पास t, इस साइड पे t की पावर -2, तो -2 इज इक्वल टू t की पावर यहां पर कितनी है -b, तो माइनस साथ माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो b किसे इक्वल आ जाएगा 2 के, तो ये b की वैल्यू आ गई। क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट टाइम में हम क्या करते हैं, अब l की पावर को कंपेयर करना है, तो यहां पे लिखता हूं बाई कंपेयरिंग एक्सपोनेंट ऑफ, आपके पास l है, उस साइड पे l की पावर 1, इस साइड पर आपके पास l की पावर कितनी है b प्लस c। अब देखें स्टूडेंट्स पुटिंग वैल्यू ऑफ, क्योंकि आपके पास b आ चुका है, वो b इसमें पुट कर दें, b की वैल्यू, पुटिंग वैल्यू ऑफ b, तो 1 इज इक्वल टू b की वैल्यू कितनी है, ये 2 प्लस c, तो 2 उस साइड पे चला जाएगा माइनस हो जाएगा, तो c इज इक्वल टू माइनस का 1, ठीक है, c इज इक्वल टू -1 आ गया। क्लियर हो गया। अब a b c की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये जो इक्वेशन थी 1 उसमें जाकर पुट करेंगे, यहां पर लिखूंगा पुटिंग वैल्यूज ऑफ a b एंड c, ठीक है, एंड c इन इक्वेशन 1। आप चेक करें स्टूडेंट्स इक्वेशन 1 में f इज इक्वल टू m, a की पावर कितनी है स्टूडेंट्स, m की पावर कितनी है a, और a की वैल्यू कितनी है 1, तो यहां पर 1 लिख दें आप, और साथ क्या स्टूडेंट्स v, और ये v लिखा, और v की पावर कितनी है b, और b कितना है 2, तो आप 2 लिख दें यहां पर।
और इसी तरह स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपके पास r है, तो ये r लिखा और इसकी पावर कितनी है c, और c मेरे पास कितना है -1, तो -1 लिख दिया। तो नेक्स्ट स्टेप में f इज इक्वल टू एम बी का स्क्वायर, क्योंकि m की पावर 1 है, ना लिखें इसको एज इट, आप m आने दें, v का स्क्वायर जिसकी नेगेटिव हो उसको नीचे ले जाए, पॉजिटिव बन जाएगी, तो ये r आ जाएगा। तो अब आप चेक करें स्टूडेंट्स, ये आपके पास फार्मूला आ गया है किसका, सेंट्रीपिटल फोर्स का डिराइव हो गया ये फार्मूला बाय द डायमेंशन एनालिसिस, ये हमें चाहिए था। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, ये हमने चेक किया कि डायमेंशन एनालिसिस के दो एडवांटेज होते हैं, एक हम क्या कर सकते हैं, होमोजेनिटी ऑफ एन इक्वेशन चेक कर सकते हैं, और दूसरी बात है स्टूडेंट्स कि हम इससे क्या कर सकते हैं, किसी फार्मूले को डिराइव कर सकते हैं। क्लियर। इसी तरह स्टूडेंट ये तो आपके पास था ना, आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स आपने ड्राइव किया है। इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास अगर सिंपल पेंडुलम है, उसके टाइम पीरियड का जो फार्मूला है उसको भी आप डेरिवेट कर सकते हैं इसी डायमेंशन एनालिसिस से। क्लियर हो गया। अब जो है स्टूडेंट्स हम देखते हैं इसकी लिमिटेशंस, आप देखते हैं कि इसकी डायमेंशन एनालिसिस की लिमिटेशंस क्या हैं। अब जो है स्टूडेंट्स हमारे पास जो फर्स्ट लिमिटेशन है डायमेंशन एनालिसिस की, वो क्या है, यहाँ पर है कि डायमेंशन एनालिसिस do not distinguish between the physical quantities having same dimension। अब जैसे कि वर्क है, टार्क है, एनर्जी है। अब देखिए स्टूडेंट, ये आपको पॉइंट समझ नहीं आया होगा, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, वो ये कह रहा है कि अगर आपके पास एक डायमेंशन आ गई है, तो स्टूडेंट्स वो डायमेंशन आपको कैसे पता चलेगा कि वो वर्क की है, एनर्जी की है या टार्क की है। क्योंकि रीजन ये है स्टूडेंट्स, आपके पास टार्क हो गया, एनर्जी हो गया या वर्क, इन तीनों की डायमेंशन सेम है। जिन क्वांटिटीज की सेम डायमेंशन हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि कोई डायमेंशन आ गई है, वो डायमेंशन उसको मैं टार्क कहूं, वर्क कहूं या एनर्जी कहूं, इसमें कंफ्यूजन होती है। तो पहला आपके पास पहली जो लिमिटेशन है वो ये है। अब सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूं स्टूडेंट, यहाँ पर वर्क है, टार्क है, इसकी डायमेंशन फाइंड आउट करता हूं। यहाँ पर मैं लिखता हूं वर्क। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर मैं टार्क, मैं इनमें से दो की डायमेंशन निकाल कर देता हूं आपको। जो वर्क है वो आपके पास क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए स्टूडेंट्स, वर्क की डायमेंशन फोर्स की क्या होती है, एम एल टी की -2, और साथ डिस्प्लेसमेंट डी है उसकी एल। तो आप देखें स्टूडेंट्स, एम एल का स्क्वायर टी की -2 आ जाएगी। ठीक है, जब सेम ब्रैकेट में लिखेंगे तो ये एल का स्क्वायर बन जाएगा टी की -2। अब देखिए स्टूडेंट्स, टार्क है, टार्क का फार्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू मोमेंट आर्म। अब देखिए फोर्स की डायमेंशन क्या है, एम एल टी की -2, और साथ मोमेंट आर्म है, लेंथ है, इसकी डायमेंशन कैपिटल एल। तो ये आपके पास एम एल का स्क्वायर टी की -2। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास वर्क की, टार्क की डायमेंशन सेम है, क्योंकि वर्क को हम एनर्जी भी कहते हैं, तो एनर्जी की डायमेंशन भी यही वर्क वाली होगी। अब इस तरह अगर कोई डायमेंशन लिखी हुई हो तो डायमेंशन से आपको पता नहीं चलता कि ये डायमेंशन, इस डायमेंशन को मैं वर्क लिखूं, टार्क लिखूं या एनर्जी लिखूं। ठीक हो गया। तो ये आपके पास फर्स्ट लिमिटेशन इसकी है। इसके बाद दूसरी लिमिटेशन क्या है, दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है डायमेंशन में, मतलब आप ये कह सकते हैं लिमिटेशन का मतलब इसके डिफेक्ट्स पढ़ रहे हैं, प्रॉब्लम्स क्या आते हैं लिमिटेशंस में। अब देखिए स्टूडेंट्स, दूसरा क्या है, डायमेंशन एनालिसिस कैन नॉट बी यूज्ड टू ड्राइव अ फार्मूला कंटेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब देखिए स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, अगर स्टूडेंट्स कोई ऐसी इक्वेशन हो, कोई ऐसा फंक्शन हो जिसमें साइन थीटा, कॉस थीटा या टेन थीटा आ रहा हो, तो उस केस में डायमेंशन एनालिसिस अप्लाई नहीं होता। डायमेंशन एनालिसिस से फिर हम उसका फार्मूला ड्राइव नहीं कर सकते। अब देखिए सपोज कोई वैल्यू हो, उसके साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब क्या है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा लगा हुआ हो, तो फिर इस तरह के फार्मूले को हम ड्राइव नहीं कर सकते। और दूसरी बात है, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन या कोई एक्सपोनेंशियल फॉर्म में फॉर्म हो किसी इक्वेशन की, तो उस के ऊपर भी हम डायमेंशन एनालिसिस अप्लाई नहीं करते। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह लॉगरिथम हो, लॉगरिथम का मतलब आप लॉग लिखा हुआ किसी के साथ, लॉग इनटू ए क्रॉस बी हो या लॉग इनटू कुछ वैल्यू हो, तो जिस इक्वेशन में लॉग आ रहा हो तो लॉग वाली भी, और जिसके साथ साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, तो वो वाली इक्वेशंस हम डायमेंशन एनालिसिस से ड्राइव नहीं कर सकते। ठीक हो गया। तो ये इसका ड्रॉबैक ये हो गया, उस केस में अप्लाई नहीं कर सकते इसको हम। अब देखिए स्टूडेंट्स, तीसरे नंबर पे इसका और क्या ड्रॉबैक है। अब देखिए क्या लिमिटेशन है, डायमेंशन एनालिसिस कैन नॉट डिटरमाइन द डायमेंशन लेस कांस्टेंट। अब देखें,
डायमेंशनलेस कांस्टेंट 1 है, 2 है, सो ऑन 9 तक, ये सारे क्या है, डायमेंशनलेस हैं, इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती। अब देखें स्टूडेंट्स, डायमेंशन analysis cannot determine a relation is physically correct although relation is dimensionally correct। अब देखिए स्टूडेंट्स, डायमेंशन के लिहाज से तुम्हें पता चल जाता है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ स्टूडेंट्स, जैसा कि मेरे पास एक इक्वेशन है, मैं लिखता हूँ यहाँ पर किनेटिक एनर्जी की हाफ एम वी का स्क्वायर। अगर देखें स्टूडेंट्स, मैं डायमेंशन निकालता हूँ राइट साइड की लेफ्ट साइड की, तो डायमेंशन तो मेरे पास सेम आ जाएंगी, लेकिन उससे क्या होगा, 1/2 तो नहीं आएगा, क्योंकि डायमेंशन से जो ये आपके पास डायमेंशन लेस होते हैं ना चीजें, तो देखिए दोनों साइड की डायमेंशन आ जाएगी, लेकिन उसमें 1/2 नहीं होगा। तो उस केस में हम ये नहीं कह सकते कि इक्वेशन जो है आपके पास फिजिकली भी करेक्ट है, डायमेंशन के लिहाज से करेक्ट, मतलब क्या, उसकी लेफ्ट साइड राइट साइड की डायमेंशन सेम है, लेकिन उसके ऊपर अगर कोई डिजिट डिवाइड हो रहा है या कोई मल्टीपल हो रहा है, जैसा कि यहाँ पे 2 डिवाइड हो रहा है। इसी तरह आपके पास ड्रैग फोर्स का फार्मूला होता है, F = 6 पाई ईटा आर वी, ये ड्रैग फोर्स का फार्मूला है। तो उसमें हम देखें आपके पास ये ईटा आर वी, इसकी डायमेंशन पुट करेंगे, एफ की करेंगे, दोनों साइड पर डायमेंशन तो सेम आएगी, लेकिन 6 पाई तो नहीं आएगा ना उसमें। तो आपके पास जो डायमेंशन लेस होते हैं, आपके पास वो इक्वेशन फिजिकली करेक्ट नहीं होती फिर, ठीक है, ये डायमेंशनली करेक्ट हो जाती है, फिजिकल इक्वेशन करेक्ट नहीं होती, 6 पाई उसमें नहीं आता। तो इसलिए ये एक ड्रॉबैक है इसका स्टूडेंट्स, डायमेंशन एनालिसिस कैन नॉट डिटरमाइन a relation is physically correct although relation is dimensionally correct। क्लियर हो गया? ये था स्टूडेंट्स हमारे पास आज का टॉपिक, डायमेंशन एनालिसिस, उसके एडवांटेजेस एंड देयर लिमिटेशंस। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।